प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय निबंध की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा शीर्षक है दोस्तों, वह कला और साहित्य का उद्देश्य सृजन है, इससे संबंधित है। और अब तक आप तमाम सारे विषय आपने निबंध में देखे हैं, लेकिन यह थोड़ा नया है। इसमें आप देख रहे हैं कला और साहित्य को एक साथ इंक्लूड किया गया है और इसके उद्देश्य को सृजन बताया गया है कि इसका उद्देश्य सृजन है। अब तक हम लोक मंगल या लोक रंजन या साहित्य समाज का दर्पण है जैसे तमाम विषयों पर हम निबंध पढ़ते लिखते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हमने कुछ नया करने की कोशिश की है और इसमें कला और साहित्य को एक साथ जोड़ते हुए इसके उद्देश्य सृजन बताया गया है। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सिर्फ दो ही शक्तियां कार्यरत हैं, पहली सृजन की और दूसरी विध्वंस की। इसके अलावा तीसरी कोई शक्ति नहीं है। और ये यहाँ देख रहे हैं कि जो सृजन की शक्ति है ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। सृजन और विध्वंस की जो शक्तियां एक दूसरे की प्रतिरोध में हैं, एक दूसरे की विरोधी हैं। अर्थात यह स्पष्ट हो रहा है कि कला और साहित्य विध्वंस के विरुद्ध रचा जाता है, तभी तो सृजन की शक्ति है। दोस्तों, इससे पहले मैं इस शीर्षक पर बात करूं, एपिसोड 8 में, निबंध के एपिसोड 8 में वोकल फॉर लोकल तथा लोकल से ग्लोबल निबंध में किसी छात्र ने यह पूछा है कि कोट्स के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैं आज आपको यह बताऊं कि कोट्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, और फिर कोट्स कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम निबंध लिखते हैं, जैसे आप यहाँ निबंध देख रहे हैं, कला और साहित्य का उद्देश्य सृजन है, और यहाँ पर आप कोट्स देख रहे हैं, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। तो दोस्तों, यहां दो शब्द हम ऐसे देख रहे हैं, दोस्तों यहां दो शब्द हम ऐसे देख रहे हैं, कोकिला की कूक और शासन की बंदूक, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां कोकिला की जो कूक है, जो कोयल की जो कूक है, वह सृजन की शक्ति है, वहीं शासन की बंदूक दोस्तों विध्वंस की शक्ति की प्रतीक है, और दोनों आमने सामने खड़ी हुई हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और यह शीर्षक दिखा रहा है। शीर्षक से आप देखेंगे सृजन की शक्ति है, तो आप देखिए सत्य स्वयं घायल हुआ। जब सत्य घायल हो जाता है, सत्य जब अन्याय के द्वारा धरती पर पड़ा हुआ जब कराह रहा होता है, और अहिंसा की जो शक्ति होती है जब वो समाप्त हो गई होती है, उसमें शक्ति शेष नहीं होती है, ऐसी अवस्था में कब होता है, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जब शासन की जब सत्ता जो सत्ता होती है, यह जब जनता की आवाज को कुचलने लगती है, जनता की आवाज को दबाने लगती है, सत्य को इनकार करने लगती है, ऐसी अवस्था में जब जनता की आवाजें जब कुचली जा रही हो, आवाज जब बंद की जा रही हो, प्रतिबंध लगाए जा रहे हो जनता के अधिकारों पर, वह इमरजेंसी की बात याद कीजिए जब इंदिरा गांधी ने भारत पर इमरजेंसी थोप दी थी। महाकवि नागार्जुन हिंदी के, उन्हीं की यह पंक्ति है, आप यहाँ देख रहे हैं उनका नाम, उनका फोटो भी है। उन्होंने उसी समय इस कविता की रचना की थी और उन्होंने कहा कि आज सत्य घायल हो गया है भारत का। अहिंसा की जो शक्ति थी, अहिंसक हम आंदोलन कर रहे हैं तब भी हमें कुचला जा रहा है, वह शक्ति आज चूक गई है। कारण है कि जो शासन की बंदूक है वह अब चलने लगी है, वह जनता पर दगने लगी है। जनता जो है जो मारी जा रही है आज, आगे जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। ऐसी स्थिति में जब जनता के घर जल रहे हों, जनता की उम्मीदें जल रही हों, जनता के स्वप्न जब जल रहे हों, ऐसी अवस्था में इस स्वप्न पर
गई कोकिला कूक, जो साहित्य की जो भाषा होती है, आप जानते हैं कि कोयल की जो आवाज होती है वो कितनी मीठी होती है। और साहित्य जो है ऐसी अवस्था में भी कोयल की आवाज बनकर हमारे सामने उपस्थित होती है और वह हमें जगाने का प्रयत्न करती है कि हम जग जाएं। आगे वे कहते हैं, बाल नबाका कर सके शासन की बंदूक, लेकिन साहित्य की जो प्रतिरोध की शक्ति है, शासन की बंदूक भी इस प्रतिरोध की शक्ति की बाल बाका नहीं कर सकती है। और दोस्तों, आप शीर्षक पढ़िए और इसका उदाहरण को देखिए। कला और साहित्य का उद्देश्य सृजन है, और यहां आप क्या देख रहे हैं कि कोयल की कूक में साहित्य का सृजन बसा हुआ है, जो हमें अन्याय के विरुद्ध जली ठूठ पर बैठकर अन्याय के विरुद्ध हमें प्रतिरोध की शक्ति देती है और संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, जीवन में एक नया संचार देती है, ऊर्जा देती है संघर्ष करने के लिए। और ऐसी अवस्था में साहित्य के सामने शासन की जो बंदूक है वह उसका बाल बाका नहीं करती है और शासन की बंदूक भी खामोश हो जाती है। आप जानते हैं दोस्तों, जब तोप मुकाबिल हो तो तलवार निकालो, यह वाक्य आपने सुना होगा। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी जब हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो तलवार और कमान तीर धनुष की बात करते हैं, लेकिन वहां क्या होता है, हम मारे जाते हैं। लेकिन जब तोप से अगर हमारा मुकाबला हो और तीर धनुष जब काम और तलवार जब काम ना करें, उस अवस्था में हमें अखबार निकालना चाहिए। अखबार के द्वारा जनता को जागृत करना चाहिए। तो यह साहित्य क्या है, कला क्या है, जनता को जागृत करने की प्रतिरोध की शक्ति है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कोटेशन हम कैसा चुने और क्यों चुने। तो दोस्तों, कोटेशन चुनने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। किसी भी वाक्यांश, किसी भी सूक्ति, किसी भी विचार, यदि किसी महान व्यक्ति का अगर विचार है, कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, तो उसे चुनने से पहले हमें कुछ सावधानियों को बरतना होता है। और वो सावधानियां दोस्तों ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी हैं। पहली सावधानी है कि ये कोट्स, काव्यांश जो है, जो सूक्ति है, जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं, जो अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का कथन है, इसे विषयानुकूल होना चाहिए। जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हो उससे वह संबंधित होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि जो आप कथन या वाक्यांश या सूक्ति या जो भी आप दे रहे हैं वह आप विषयानुकूल तो हो ही, आपके जो कथन है उसकी पुष्टि भी वो करे। जैसे यह जो वाक्य है, यह सृजन की शक्ति को, कला और साहित्य की शक्ति को दोस्तों शक्ति की पुष्टि कर रहा है। तो ऐसा कोट्स हो जो आपके कथन की या शीर्षक की पुष्टि करे। अगर पैराग्राफ के अगर बीच में अगर कोई कथन आ रहा है तो दोस्तों वह कथन या जो सूक्ति है या काव्यांश है वह आपके बातों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, पुष्ट करने वाला होना चाहिए या प्रमाणित करने वाला होना चाहिए। अगली शर्त क्या है, दूसरी शर्त हो गई। पहली शर्त विषयानुकूल हो, निबंध के अनुकूल हो, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के अनुकूल हो। जो आप दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि वो आपके कथन, आपके बात को पुष्ट करने वाला हो, निबंध या पैराग्राफ को पुष्ट करता हो, उससे संबंधित हो। तीसरी शर्त यह है कि भावनात्मक समर्थन देने वाला हो। अगर परीक्षक अगर उस कोट को पढ़ रहा हो तो उसे लगे कि भावनात्मक रूप से उसे सहमति प्राप्त हो गई है, वो सहमत हो रहा है भावनात्मक रूप से आपके कोट से, आपके वचन से या फिर उस कथन से। अगला है कि वह विचारों को सकारात्मक दिशा देने वाली हो, ऐसा ना हो कि वो निगेटिव हो। आपके विचारों को वह सकारात्मक दिशा देती हुई प्रतीत होनी चाहिए, आपके कोट्स, आपके वाक्यांश। अगली शर्त है कि उसमें संभावनाएं निहित हो। वह आप कोट्स दे रहे हैं उसमें एक संभावना हो, एक स्वप्न हो, एक आकार हो। जैसे आप अंत में यहाँ देख रहे हैं कि इसमें संभावना है। लास्ट में आप देखिए, औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इसमें क्या है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। विषयानुकूल भी है, अपने कथन की पुष्टि भी कर रहा है, भावनात्मक जुड़ाव भी व्यक्त कर रहा है, विचारों को सकारात्मक दिशा भी दे रहा है और इसके साथ साथ यह इसमें संभावनाएं भी विद्यमान है। और अगला है कि जिज्ञासा पूर्ण हो और विचारों को उद्वेलित करने वाला हो। तो दोस्तों, कोई भी आप कोर्स दें तो इन 6
शर्तों को आप याद रखें, कम से कम 6 शर्तों में 3 शर्तों को पूरा करती हो। पहला तो जरूर वह विषयानुकूल, पैराग्राफ के अनुकूल होनी चाहिए, निबंध के शीर्षक के अनुकूल होनी चाहिए, दूसरी कथन की पुष्टि करने वाली होनी चाहिए, और तीसरी भावनात्मक या विचारों को सकारात्मक दिशा देने वाली होनी चाहिए। अंत में अगर संभावनाएं अगर वो व्यक्त कर रही हैं तो और बेहतर है, अगर जिज्ञासापूर्ण और विचारों को अगर झकझोर रही हैं, विचारों को उद्वेलित कर रही हैं तो और उत्तम है। तो दोस्तों, कोट्स के संबंध में हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। हमें कैसे कोट्स नहीं डालने चाहिए, अब इस पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी कोट्स हमें निबंध में प्रयोग नहीं करना चाहिए, भले वो विषयानुकूल ही क्यों ना हो, हमारे कथन की भले पुष्टि ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वह कथन विवादित नहीं होना चाहिए। अगर कथन विवादित है तो उसमें 2 पक्ष बनेंगे, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष, और ऐसी स्थिति में परीक्षक अगर विपक्ष में है तब आपको हानि हो जाएगी। तो कोई भी कथन कोट्स विवादित नहीं होने चाहिए। जैसे अगर तुलसीदास का यह बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में इसमें पक्ष और विपक्ष 2 हैं। अगर आप अपने पक्ष में अगर समर्थन को लिख रहे हैं या विपक्ष में लिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके नंबर कट जाए। तो ऐसे विवादित अगर कोई कथन हो, वाक्य हो, कविता हो, वाक्यांश हो, तो इनका उद्धरण कभी आप मत दें। दूसरी सावधानी इसमें बरतें कि भावनाओं को आहत करने वाले कोट्स नहीं होने चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, चाहे वो धर्म विशेष का हो, जाति विशेष का हो, संप्रदाय विशेष का हो, राष्ट्र विशेष का हो, समाज विशेष, कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी भावनाओं को आहत करने वाले कोट्स नहीं होने चाहिए, काव्यांश नहीं होने चाहिए। अगला है कि काव्यांश अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, यानी काव्यांशों में अस्पष्टता होनी चाहिए, काव्यांश उलझाऊ नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे कोट्स आप डाल रहे हैं तो परीक्षक उलझ सकता है, अस्पष्टता की हालत में आपके नंबर को वह काट सकता है। अगला है कि वह आपसे विषय से परे न हो। आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, निबंध का जो शीर्षक है, इससे परे कोई कोट्स वाक्यांश नहीं होना चाहिए। अब आप इसे ऐसे समझिए कि चाय सबको पसंद होता है, लेकिन कोई व्यक्ति शुगर की बीमारी से ग्रसित है, उसे आप चीनी वाली चाय दें, क्या वह पिएगा? बहुत खूबसूरत चाय बनी है, खाना कोई बहुत खूबसूरत बना हो, खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट, बेहद स्वादिष्ट बना हो, लेकिन किसी को अपच और गैस की शिकायत हो, वह नहीं खाएगा। तो दोस्तों, कितना भी अच्छा अगर कोट्स हो तो निबंध के अगर वह अनुकूल नहीं है, पैराग्राफ के अनुकूल नहीं है, तो उसका उल्लेख आप वहां न करें। ऐसी अवस्था में वह अपच कर जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। आपको कोट्स के लिए करना क्या है? अब आपके सामने समस्या पैदा होगी कि हम कोट्स लाएं कहां से, आखिर कोट्स हम सीखे कैसे कि किस कोट्स को कहां डालें, कैसे डालें, फिर हम इतने कोट्स लाए कहां से निबंध के अनुकूल। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप संपादकीय पढ़ें, अखबारों की संपादकीय पढ़ें, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करें, अच्छी किताबों का अध्ययन करें। दूसरा रास्ता यह है कि अगर कोई अच्छे विचार किसी के द्वारा कहीं सुन रहे हो, कोई सूक्ति आपको मिला, कोई सूक्ति मिली, या कोई दोस्तों लोकोक्ति या मुहावरे से आपका साक्षात्कार हुआ, तो उन्हें आप अपनी डायरी में नोट कर लें। आप उन्हें हमेशा याद करके नहीं रख सकते, थोड़ी देर के लिए वो आपको भले याद हो जाए, तो आप उन्हें अपनी डायरी में नोट कर लें, उसे अनवरत देखते रहें। जब भी आपको समय मिले, आपका मन न लगे, तो उन कोट्स को आप देख सकते हैं, आपको खुद ही अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। अगला है अनवरत अध्ययन और अभ्यास। इसके लिए आपको करना होगा और इसका कोई विकल्प नहीं है अनवरत अध्ययन और अभ्यास का। ये सारी चीजें आपके अनवरत अध्ययन और अभ्यास पर निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत मत होइएगा कि ये हम सिद्धांत जानते हैं, शर्तें हमें पता है तो मैं बेहतर कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको अनवरत अध्ययन और अभ्यास करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें कहाँ, कैसे, किस तरह के कोट्स डालने हैं, कैसे कोट्स या वाक्यांशों से या सूक्तियों से हमें परहेज करना है, फिर हमें कैसे अच्छे से अच्छा हम निबंध लिख सकते हैं। ये आप तभी जान पाएंगे जब आप अनवरत अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह सब करेंगे और एक अच्छे प्रतियोगी छात्र के रूप में आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे और अच्छा
कर पाएंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे। तो दोस्तों फिर से मैं अपने निबंध पर आता हूं और निबंध की चर्चा करता हूं। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई हिंसा चूक। जब सत्य घायल हो जाता है, हिंसा की शक्ति जब चूक जाती है, समाप्त हो जाती है, यह होता कब है? जब शासन या जब सत्ता ही जब बंदूक की नाल पर जब जनता की आवाज को कुचलने लगता है, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जब शासन स्वयं ही अत्याचार करने पर उतर आए, अन्याय करने पर उतर आए, विध्वंस के साथ हो खड़ा हो जाए। आगे जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, जैसे जब आग लगी हो, ऐसी स्थिति में भी जब आपके स्वप्न जल रहे हों, उम्मीदें आपकी जल रही हों, यह जो राख है जली ठूठ पर बैठकर, यह आपकी उम्मीद है, आपके जो स्वप्न है, जो उम्मीदें हैं, वो अब ठूठ बन गई हैं जल करके, उसमें कोपले नहीं फूट रही हैं। ऐसी स्थिति में भी साहित्य जो है वह कोयल की स्वर बन करके हमें एक नई ऊर्जा देती है और वह हमें प्रेरित करती है। लेकिन उस ऊर्जा को, उस प्रेरणा को, उस साहित्य के सृजन की शक्ति को कि बाल बाका न कर सके शासन की बंदूक, जो शासन की बंदूक होती है वह भी उसका बाल बाका नहीं कर सक पाती है। और इस तरह से कला और साहित्य सृजन के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है। आगे दोस्तों अब हम अपने निबंध पर चल रहे हैं, तो निबंध से पहले निबंध लिखे कैसे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आज कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले 4 वीडियोज आप देखेंगे, उसमें निबंध लिखने के बारे में ही बताए गए हैं। और आज मैं आपको बता दूं, मैं उन 4 निबंधों में बार बार लास्ट के तीसरे और चौथे निबंध में मैं बार बार आपसे कह रहा था कि कृषि कानून और किसान आंदोलन पर निबंध पूछे जा सकते हैं और इस पर कैसे निबंध लिखना है आपको, इसके बारे में मैंने वहां चर्चा की थी। और आप पीसीएस 2022 में जो पेपर हुआ है मार्च में, उस पेपर को उठाकर देखिए, किसान आंदोलन और कृषि कानून पर निबंध पूछा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल हवा में हम लोग नहीं हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और निबंध यही कहीं से पूछे जाते हैं जिसकी चर्चा हम लोग रोज कर ही रहे हैं। तो आगे दोस्तों अब हम निबंध लिखने से पहले या पढ़ने से पहले या समझाने से पहले मैं इस पर चर्चा कर लूं। तो निबंध में सबसे पहले भूमिका होनी चाहिए। निबंध में भूमिका होनी चाहिए, यानी हम अपने निबंध की शुरुआत सबसे पहले भूमिका से करेंगे। और भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो हमारे शीर्षक, निबंध का जो शीर्षक है उसके अनुकूल यानी विषयानुकूल होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कला और साहित्य है, तो हम उसके स्रोत की चर्चा करेंगे और उसके संबंध में बात करेंगे। भूमिका में यह समस्या है कि हम लिखें क्या। तो हमारा शीर्षक साहित्य, कला और साहित्य है और उसके सृजन की शक्ति है। तो हम सबसे पहले कला और साहित्य के स्रोत की चर्चा करेंगे और उसके संबंध में के बारे में भूमिका में हम उल्लेख करेंगे। अगला जो चरण है वह भूमिका के तत्काल बाद आता है और इस चरण में कला और साहित्य क्या है कि हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि कला और साहित्य है क्या। अगले स्टेंजा मध्य भाग में हम आएंगे, तो मध्य भाग बड़ा होता है, तो उसमें कई सारी चीजों को हम समावेश करेंगे, जिसमें हम यह देखेंगे सृजन की शक्ति के रूप में साहित्य और कला, यानी साहित्य और कला सृजन की शक्ति के रूप में कहाँ उपस्थित हैं और कैसे उपस्थित हैं, इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम सृजन की शक्ति के रूप में साहित्य और कला को रेखांकित करेंगे, इनके महत्व को दिखाएंगे और यह दिखाएंगे कि साहित्य और कला सृजन के साथ साथ लोक कल्याण, क्योंकि सृजन क्या है, लोक कल्याण की भावना है और लोक रंजन की भावना है। तो लोक कल्याण और लोक रंजन के साथ साथ हम साहित्य की सृजनात्मक शक्ति को भी देखेंगे। फिर हम इसके बाद आएंगे कि कला और साहित्य के सृजन के साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है और उद्देश्य के राह में रुकावटें कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर उनके समाधान को सुझाएंगे और अंत में उपसंहार या निष्कर्ष लिखेंगे, जिसमें सबका सार तत्व शामिल होगा और जीवन के संबंध में कला और साहित्य को हम रेखांकित करेंगे और फिर सृजन के साथ उसका उपसंहार करेंगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने निबंध को। इसमें हम देख रहे हैं भूमिका में जहां कलाकार द्वारा अपने मनोगत भावों को सौंदर्य के साथ दृश्य रूप में व्यक्त करना कला है, दृश्य रूप में ध्यान दीजिएगा, व्यक्त करना कला है, वहीं साहित्यकार द्वारा इसे शब्द रूप में अभिव्यक्त करना साहित्य है। एक ही वाक्य में यह दिखा दिया गया है कि जब कोई कलाकार
अपने मनोगत भावों को, अपने मन में उत्पन्न भावों को, जो उसके मन में भाव बसे हुए हैं, जो विचार बसे हुए हैं, जो भावनाएं बसी हुई हैं, उनको जब सौंदर्य के साथ दृश्य रूप में जब चित्रित करता है तो उसे हम कला कहते हैं। और वही जब कोई साहित्यकार अपने मनोगत भावों को जब शब्द रूप में अभिव्यक्त करता है तो उसे हम साहित्य कहते हैं। यह 2 वाक्य में यह स्पष्ट किया गया है, यानी इन दोनों का संबंध मनोगत भावों के साथ साथ सौंदर्य से है। आगे, इस प्रकार कला एवं साहित्य का उद्गम सौंदर्य की मूलभूत प्रेरणा का परिणाम है। इस प्रकार हम देख रहे हैं, अगला वाक्य कह रहा है कि कला और साहित्य का उद्गम जो है वह सौंदर्य की मूलभूत प्रेरणा का परिणाम है। दोस्तों, जब कोई भी चित्रकार कला बनाता है तो अपने आंतरिक भावों को जब वह व्यक्त कर रहा है, मनोगत भावों को जब व्यक्त कर रहा होता है, उस समय वो सबसे अधिक सौंदर्य की परिकल्पना कर रहा होता है। कोई भी कवि जब कविता लिखता है तो सबसे सुंदर कविता लिखने का प्रयत्न करता है। दोस्तों, तो यह क्या है? सौंदर्य की मूलभूत प्रेरणा। जब चित्रकार जब चित्र बना रहा होता है तो सोचता है कि हम विश्व की सबसे अद्वितीय चित्र का सृजन करें, हमारा जो चित्र हो सबसे सुंदर हो। तो दोस्तों, सौंदर्य क्या है? मूलभूत प्रेरणा के रूप में उपस्थित होता है कला और साहित्य के अंदर। आगे, जो मनुष्य की सौंदर्य भावना को मूर्त रूप प्रदान करती है, और वही कला और वह साहित्य जो होता है वह मनुष्य की जो सौंदर्य भावनाएं होती हैं उसको मूर्त रूप दे देती हैं, यानी वह हमें दृश्य रूप में दिखाई देने लगता है, शब्द रूप में वह हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। आगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों, यह बात स्पष्ट है। इसके साथ इस रूप में उसे अपनी भावनाओं तथा विचारों का प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, यही कारण है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित करते हैं, किसी से कहते हैं, किसी के भावनाओं और विचारों को हम सुनते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, उस पर मनन करते हैं, और हमारे विचारों और भावनाओं पर दूसरे मनन करते हैं और उन्हें सुनते हैं। यह प्रत्यक्षीकरण अथवा प्रकटीकरण साहित्य एवं कला के माध्यम से ही संभव है। लेकिन हमारे विचार अगर कोई सुने या आप तक जा रहे हैं तो दोस्तों, इसका जो दायरा है वह सीमित है। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी नहीं है, इससे हमारे विचारों से कोई खास लेना देना उसका नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन अगर कोई कविता है, कोई पेंटिंग है, तो कोई संगीत है, तो उसे सारे लोग झंकृत होंगे, चाहे उसका उससे लेना देना हो या न हो, वह अछूते बना रहता है। यही कारण है कि कबीर का साहित्य, तुलसी का साहित्य, या मोनालिसा की पेंटिंग, या राजा रवि वर्मा की पेंटिंग या चित्रकारी आज तक हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। स्थापत्य कला में देखें तो ताजमहल आज भी हमारे लिए अद्भुत है, उतना ही अद्भुत है, शायद उससे अधिक आज हमारे लिए अद्भुत है। स्थापत्य कला हो या बुद्ध की मूर्तियां हो प्राचीन काल की, तो दोस्तों यही कारण है कि साहित्य और कला जब मूर्त रूप लेती हैं तो वह सर्वव्यापी और सर्वकालिक हो जाती हैं। तो दोस्तों, साहित्य एवं कला के माध्यम से ही संभव है। तो वह जो सौंदर्य भाव होता है वह चिरस्थायित्व तभी प्राप्त करता है जब वह साहित्य और कला के माध्यम से ढल जाए। तो दोस्तों, आगे, अतः प्रत्येक कलात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की सहज अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से प्रत्येक कलात्मक जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें साहित्य रचना है, काव्य कला है, नाट्य कला है, चित्रकला है, मनोरंजन के अधिकांश साधन जैसे सिनेमा भी है, वह भी एक कला है। तो दोस्तों, स्थापत्य है, वो भी एक कला है, मुद्रण कला है, दीवारों पे चित्रकारी की जा रही वह भी कला है, पेंटिंग है वह भी कला है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय साहित्य में या भारतीय परंपरा में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रत्येक कलात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य एक ही होता है, सत्यम शिवम और सुंदरम, और इनकी सहज अभिव्यक्ति कलाएं होती हैं, साहित्य होता है। तो दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम की मैं व्याख्या पहले कर चुका हूं। आप 1 से 4 तक वीडियो देखिए, वहां आपको सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना आपको अद्भुत रूप में दिखाई देगी। आगे आप देखेंगे जो सत्य है वही शिवम अर्थात कल्याणकारी है, और वही सबके लिए सुंदर है। सुंदर का तात्पर्य यहाँ आनंद से है, सबके लिए वही आनंददायी भी है। और
कला इसी की चरम अभिव्यक्ति है, सहज अभिव्यक्ति है। इसीलिए भारतीय मनुष्यों ने साहित्य, संगीत और कला को महत्व देते हुए मानव जीवन के लिए आवश्यक बताया है। यही कारण है कि हमारे भारतीय मनीषी साहित्य और संगीत और कला को जीवन के लिए आवश्यक बताते हैं। कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। दोस्तों, भार्तृहरि के नीति शतक में यह श्लोक है और इसमें देखिए कह रहे हैं भार्तृहरि कि साहित्य, संगीत और कला से जो विहीन व्यक्ति होता है वह ऐसे पशु के समान होता है जो पुच्छ और सींग से विहीन है। अर्थात सिंह और पुच्छ पशु की क्या है? शोभा है। वैसे ही साहित्य, संगीत और कला मनुष्य की शोभा है। तो दोस्तों, यानी मनुष्य के जीवन के लिए साहित्य, संगीत और कला को आवश्यक तत्व के रूप में हमारी परंपरा में रेखांकित किया गया है। ये दोस्तों, यहाँ साहित्य, संगीत, कला और साहित्य का उद्देश्य सृजन है, तो कला और साहित्य को भारतीय परंपरा से जोड़ा गया है। दोस्तों, भूमिका के अंतर्गत आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। आगे आप देखिए, लिखा हुआ है, भारतीय साहित्य एवं कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन तथा गौरवशाली है। अगले वाक्य में हम भारतीय साहित्य और कला के बारे में बता रहे हैं भारतीय परंपरा में कि यह अत्यंत प्राचीन है भारत में तथा यह गौरवशाली भी रहा है। दोस्तों, याद कीजिए, बुद्ध की वह प्राचीन भारत की बुद्धकालीन मूर्तियों को देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता संस्कृति के अवशेषों को देखिए, हम अपने वैदिक साहित्य को देखें तो दोस्तों हम पाते हैं कि हमारा जो साहित्य और जो संस्कृति है, जो हमारी कलात्मक वस्तुएं हैं, वो कितनी प्राचीन और कितनी गौरवशाली हैं। भारतीय परंपरा में कला को लोक रंजन का समानार्थी निरूपित किया गया है। दोस्तों, अब हम कला को डिफाइन कर रहे हैं, कला को परिभाषित कर रहे हैं कि कला होता क्या है। तो दोस्तों, कला को लोक रंजन का समानार्थी निरूपित किया गया है। भारतीय परंपरा में कला क्या है? लोक रंजन का समानार्थी है, यानी जो हमें आनंद, सांसारिक आनंद जो प्रदान करे वही कला है। भारतीय परंपरा में कला का यह महत्व है। कला हम उसे ही कहते हैं जो हमें आनंद प्राप्त करे। संगीत क्या है? हमें आनंद देता है। और इस तरह से साहित्य क्या है? हमें आनंद देता है। कोई कलात्मक वस्तु हम देखते हैं तो क्या होते हैं? पुलकित हो जाते हैं, देखने के बाद हम आनंदित होने लगते हैं। कोई स्थापत्य कला का नमूना, जैसे हम ताजमहल देखने जाएं या यही अकबर के हम किले को ही देखने जाएं तो हम देखने के बाद आनंदित होने लगते हैं। तो यह जो आनंद है, इसका समानार्थी है भारतीय परंपरा में कला। आगे, चूंकि इसका एक अर्थ कुशलता अथवा मेधाविता भी है, कला का दूसरा अर्थ जो है वह कुशलता या मेधाविता है। यानी कार्य कुशलता क्या है? कौशल से है। कुशलता का सामान्य अर्थ या मेधाविता का सामान्य अर्थ हमारे मेधा शक्ति और कौशल से है कि हम आप किसी भी कार्य की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक कार्य करते हुए किस कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, यह कौशल या यह कर्तव्य ही दोस्तों कला है। अतः किसी कार्य को सम्यक रूप से संपन्न करने की प्रक्रिया को कला कहा जाता है। जब हम किसी कार्य को सम्यक रूप से संपन्न करते हैं तो यह संपूर्ण प्रक्रिया कला कही जाती है। दोस्तों, अगर आप कोई कार्य विशेष रूप से करने लगते हैं तो आपके दोस्त कहते हैं, अरे यार बहुत कलाकार हो तुम, ये कार्य तो तुम ऐसे कर गए। तो यानी कला क्या है? किसी कार्य को सम्यक रूप से संपन्न करने की प्रक्रिया कला है। और कला में कौशल निहित होता है। इसमें कौशल की जानकारी होनी चाहिए, मेधा होनी चाहिए, यानी कुशलता होनी चाहिए। इस तरह से यह भी एक कला है। अगर आप किसी भी कार्य को तकनीकी रूप से संपन्न करते हैं, अपने कौशल द्वारा संपन्न करते हैं, तो वह कला कहा जाएगा। यह व्यापक परिभाषा है कला की। आगे, जिस कौशल द्वारा किसी वस्तु में उपयोगिता और सुंदरता का संचार हो जाए वही कला है। आगे इसका विस्तृत व्याख्या किया गया है कि कौशल द्वारा किसी वस्तु में उपयोगिता और सुंदरता, दोस्तों केवल उपयोगिता हो जाए तो कला नहीं हो जाएगी, अगर उसमें सुंदरता का अगर संचार हो जाए तो वह कला बन जाएगी। और इस तरह से यह कला की परिभाषा रही। आगे हम साहित्य को परिभाषित करेंगे क्योंकि यही हमारा शीर्षक है, कला और साहित्य। तो हम आगे साहित्य को परिभाषित करते हुए देख रहे हैं कि साहित्य शब्द स प्लस हित से मिलकर बना है, जिसमें स का अर्थ
सबका है, हित का अर्थ होता है कल्याण, यानी सबके कल्याण से इसका अर्थ है, सब प्लस हित से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है सर्व कल्याण, यानी सबका कल्याण। अर्थात साहित्य वह है जिसमें सबके कल्याण की भावना निहित हो, यानी साहित्य क्या है, जिसमें सर्व कल्याण की भावना निहित हो, जो सबके कल्याण की कामना करे, वही साहित्य है। आगे, अतः जिस समाज अथवा राष्ट्र का साहित्य जितना श्रेष्ठ होता है, वह समाज अथवा राष्ट्र उतना ही समृद्ध एवं उन्नतशील होता है। आगे कहा जा रहा है कि किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का साहित्य जितना श्रेष्ठ होगा, वह समाज और राष्ट्र उतना ही समृद्ध और उन्नतशील होगा। कारण क्या है कि साहित्य समृद्ध होगा, यानी सबके कल्याण की भावना जहां जितनी अधिक रूप से गहराई तक समाई होगी दोस्तों, वह समाज उतना ही उन्नत होगा, क्योंकि सबके कल्याण की भावना होगी उस समाज में। और जब सबके कल्याण की भावना निहित हो जाएगी तो वह समाज और वह राष्ट्र क्या होगा, उन्नत होगा और उन्नतशील होगा, और वह समाज और वह राष्ट्र समृद्ध भी होगा। तो दोस्तों, इससे को समृद्धि और उन्नतशीलता को साहित्य से यहाँ जोड़ा गया है। दोस्तों, तकनीकी क्या करती है, विज्ञान के द्वारा भी आज हम विज्ञान के बिना किसी राष्ट्र की कल्पना, किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान जहां हमें स्व पर केंद्रित करती है, वहीं साहित्य हमें पर केंद्रित कर देती है। दोस्तों, विज्ञान करता क्या है, दोस्तों ध्यान दीजिए, जब हम वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगते हैं तो हम भौतिकवादी होने लगते हैं। केवल हम अपने सुख के बारे में, स्व के बारे में सोचते हैं, अपना हित चिंतन करते हैं। लेकिन जब हम साहित्य के बारे में सोचते हैं तो हम दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं, अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित का भी ख्याल करते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्र और समाज क्या होता है, समृद्ध होता चला जाता है और वह उन्नतशील बनता है। आगे, इसीलिए समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए साहित्य की उपयोगिता सदैव बनी रहती है। यही कारण है कि किसी भी समाज या राष्ट्र के सार्वभौमिक विकास हो, इसके लिए साहित्य की उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। अगले स्टेंजा में दोस्तों हम देख रहे हैं कला और साहित्य को हम परिभाषित कर चुके हैं। उद्देश्य सृजन है, तो अब हम सृजन को परिभाषित करने चल रहे हैं और यहां देख रहे हैं कि सृजन क्या है और सृजन को कला और साहित्य से कैसे जोड़ा गया है। यहां आप ध्यान दीजिएगा, यह निबंध लिखने की कला है जो अनवरत अभ्यास के द्वारा आप भी अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। तो विश्व में दो तरह की शक्तियां कार्यरत हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में दो तरह की शक्तियां ही हैं, पहली सृजन की तो दूसरी विध्वंस की। पहली शक्ति सृजन की है तो दूसरी शक्ति जो है वह विध्वंस की है। साहित्य एवं कला सृजन की शक्तियों की समर्थ अभिव्यक्ति हैं। तो दोस्तों, साहित्य और कला जो है वह सृजन की शक्ति जो है उसकी समर्थ अभिव्यक्ति है, यानी शक्तिशाली समर्थ अर्थात शक्ति से संपन्न शक्तिशाली अभिव्यक्ति हैं। विध्वंस के शक्तियों ने जहां इस विश्व में दलित, शोषित, वंचित पैदा किए, वहीं साहित्य एवं कला विध्वंस के विरुद्ध प्रतिरोध की शक्ति बनकर इनके पक्षधर बने। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, विध्वंस की शक्तियों ने ही इस विश्व में दलितों को जन्म दिया है, शोषितों को जन्म दिया है, वंचितों को जन्म दिया है। इस विश्व में जिसके पास भी शक्ति हो जाती है वह विध्वंस। तुलसीदास ने कहा भी है, सत्ता पाई काहू मद नाही, अर्थात सत्ता प्राप्त करने के बाद किसको घमंड नहीं हो जाता है, और वही घमंड की जो होता है, वही घमंड की जो शक्ति होती है वह विध्वंस की शक्ति के रूप में परिणत हो जाती है, और इस तरह से समाज में दलित, शोषित, वंचित पैदा होने लगते हैं। और साहित्य यहीं पर दोस्तों आकर के इस विध्वंस के विरुद्ध, साहित्य और कला आप आगे देखिए, साहित्य एवं कला विध्वंस के विरुद्ध प्रतिरोध की शक्ति बनकर इनके पक्षधर बनते हैं। और साहित्य इसी विध्वंस के विरुद्ध, पहली उस पंक्ति को याद कीजिए नागार्जुन की उस कविता को, जहां उन्होंने लिखा था कि जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में साहित्य और कला विध्वंस की के विरुद्ध प्रतिरोध की शक्ति बनकर इन दलितों, शोषितों और वंचितों के पक्षधर के रूप में आवाज उठाती हैं। और इस तरह से साहित्य का आदि वाक्य क्रौंच पक्षी के शोक को देखकर विषाद के साथ सांप के रूप में प्रस्फुटित हुआ जथा। तो दोस्तों, अगले वाक्य में हमने अपने इस कथन के पक्ष में, समर्थन में हमने एक श्लोक दिया है। इसे आप देखिए कि यह श्लोक क्या जो 6 हमने शर्तें बताई हैं उन पर यह लागू होता है। पहली शर्त, विषयानुकूल हो, कथन को पुष्ट करने वाला हो, कथन को पुष्ट कर रहा है। दूसरी बात,
तीसरी बात संभावनाएं हो, इसमें भावनात्मक समर्थन दे रहा हो। चौथी बात यह विचारों को सकारात्मक दिशा दे रहा हो। पांचवी इसमें संभावनाएं हो। और छठवां जिज्ञासा पूर्ण हो या विचारों को उद्वेलित करती हो। इन सबको यहाँ आप देख सकते हैं। तो साहित्य का आदि वाक्य क्रौंच पक्षी के शोक को देखकर विषाद के साथ एक सांप के रूप में प्रस्फुटित हुआ। जथा जैसे साहित्य का जो आदि वाक्य है, आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। यह प्रश्न भी रहा है जीएस का कि आदि कवि किसे कहते हैं, तो आदि कवि दोस्तों वाल्मीकि को कहा जाता है। तो जब आदि कवि वाल्मीकि है तो वाल्मीकि का जो पहला श्लोक होगा वह भी आदि वाक्य होगा दोस्तों, वह साहित्य का पहला वाक्य होगा, पहला श्लोक होगा। और इस तरह से यह देख रहे हैं कि जो आदि वाक्य एक क्रौंच पक्षी के शोक को देखकर, जब क्रौंच पक्षी का शोक क्या था कि निषाद ने, बहेलिये ने क्रौंच पक्षी के जोड़े जब काम क्रीड़ा कर रहे थे उस समय एक जोड़े का वध कर देता है अपने बाणों से द्वारा। एक जोड़ा धरती पर पड़ा छटपटा रहा है, मौत के करीब है, दूसरा जोड़ा विलाप कर रहा है उसके बगल में बैठ करके। इस अवस्था को जब वो देखते हैं तो विषाद के साथ वो सांप देते हैं उस बहेलिये को। विषाद के साथ एक सांप के रूप में प्रस्फुटित हुआ, उसे सांप देते हैं। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वह केवल सांप देते हैं, वह यह नहीं कहते हैं आदि कवि आदि वाक्य में कि जाओ जैसे यह तड़प कर मर रहा है तुम भी तड़प कर मर जाओगे। जबकि वह याद रखिए कि राजा दशरथ को क्या मिला था, साप मिला था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहा हूं ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मर जाओगे। लेकिन वह साहित्य का कथन नहीं था, वह एक व्यक्ति का कथन था, एक पिता का कथन था, एक व्यक्ति के विरुद्ध। इसीलिए उसमें भी नष्ट होने, हम नष्ट हो रहे हैं तो तुम भी ऐसे ही नष्ट हो जाओगे, नष्ट होने की परिकल्पना थी। लेकिन दोस्तों यह साहित्य का आदि वाक्य है, इसीलिए यह सांप के रूप में प्रस्फुटित हुआ, नष्ट होने की कल्पना नहीं की गई। इसमें सुधार की गुंजाइश दी गई कि तुम पश्चाताप करो और सुधर जाओ। और इस तरह से यह श्लोक है दोस्तों, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक मौधि काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा, ए निषाद राज, ए निषाद, ए बहेलिये, तुम इस लोक और परलोक में तुम कहीं भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्रतिष्ठाम त्वं गमः, प्रतिष्ठा को खो दोगे। और कारण क्या है, क्यों खो दोगे? क्योंकि यत क्रौंच मिथुनामदेक मौधि काम मोहितम, क्योंकि जो क्रौंच का जोड़ा काम क्रीड़ा कर रहा था, काम के वशीभूत होकर एक दूसरे में आनंद प्रदान प्राप्त कर रहे थे, उनके एक जोड़े को का तुमने वध कर दिया है। अतः तुम इस लोक और परलोक में कहीं भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे। तो वह एक सांप के रूप में प्रस्फुटित हुआ था, उसमें विनाश की कल्पना नहीं की गई है। और यही कारण है कि साहित्य विनाश की बात नहीं करता है, सृजन की बात करता है, हमेशा सुधरने की गुंजाइश रखता है। आगे इस प्रकार साहित्य और कला अगले वाक्य में उस श्लोक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार साहित्य और कला संवेदना के धरातल पर लोक मंगल की भावना के साथ सृजित होते हैं। और इस तरह से दोस्तों साहित्य और कला संवेदना के धरातल पर लोक मंगल की भावना के साथ सृजित होते हैं, रचे जाते हैं, जिसमें विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध प्रतिरोध और शाप तो होता है। जो विध्वंसकारी शक्तियां होती है, जैसे वो बहेलिया था, उसके प्रति विरुद्ध प्रतिरोध भी है, साप भी है, किंतु उसे बदलने के लिए एक बेचैन तड़प भी है कि वह बहेलिया सुधर जाए, उसे परिवर्तित, उसकी आत्मा को परिवर्तित करने के लिए एक बेचैन तड़प भी है। और इस तरह से साहित्य दोस्तों सर्वमंगल की कामना करता है, कला सर्वमंगल की कामना करती है। जैसा कि बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोग हो, सभी निरोगी काया को प्राप्त करें, सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण देखें। भद्र का मतलब यहाँ कल्याण है, सभी लोग कल्याण को देखें। माँ किसी दुर्भाग भवेत, और कोई किसी के दुख का भागी न बने। अर्थात साहित्य और कला यह कल्पना करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी के दुख का भागी न बने। जैसे वहां बहेलिया क्रौंच के दुख का भागी बना, आदि कवि वाल्मीकि के सांप का भागी बना, तो दोस्तों
कोई भी व्यक्ति किसी के दुख का भागी न बने, अर्थात सारे लोग सृजन के साथ रहें, विध्वंस के साथ कोई न रहे। यह बृहदारण्यकोपनिषद में यह कहा गया है कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण देखें। हम कल्याण अपना ही ना देखें, सबका कल्याण देखें और कोई किसी के दुख का भागी न हो, इसकी कल्पना करता है। इस तरह से सृजन के पक्ष में साहित्य और कला खड़ा मिलता है हमें। आगे दोस्तों हम बात करें तो इससे स्पष्ट है कि साहित्य एवं कला का उद्देश्य, अब आप देख रहे हैं कि अगला स्टेंजा है, मध्य भाग में ही हम लोग हैं और इसमें हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो साहित्य एवं कला का उद्देश्य सर्जन के साथ साथ आनंद की प्राप्ति एवं सौंदर्य के भाव को जागृत कर सबका कल्याण करना है। आप देख रहे हैं कि साहित्य का उद्देश्य इसके द्वारा निर्धारित कर लिया गया इस श्लोक के द्वारा कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो सृजन के साथ साथ दोस्तों आनंद की प्राप्ति, सभी कल्याण देखें। कल्याण आप जब सबका देखेंगे तो क्या होंगे? आनंदित होंगे। इस तरह से साहित्य सर्जन के साथ साथ सृजन के साथ साथ दोस्तों आनंद की प्राप्ति और सौंदर्य के भाव को जागृत करने वाला है और सबका कल्याण करना इसका उद्देश्य है। आगे भारतीय परंपरा में इन्हें इंद्रिय सुख का नहीं अपितु परमानंद की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है। साहित्य और कला को भारतीय परंपरा में इंद्रिय सुख का नहीं परमानंद की प्राप्ति का साधन माना गया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप कोई भी जब चित्र देखते हैं तो उस चित्र द्वारा आपके अंदर अश्लीलता की भावना नहीं पैदा होती है। अगर चित्र अच्छा है, उसकी भाव भंगिमाएं अगर साहित्य और कला के अंदर अगर वो सृजित हुई हैं तो दोस्तों उसमें कामुकता भी जो होता है आपके अंदर कामुकता पैदा नहीं करता है, बल्कि एक ऐसे आनंद की अनुभूति प्रदान करता है कि आप खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से साहित्य में कामुकता के लिए कोई जगह नहीं है। कारण क्या है कि यह इंद्रिय सुख का साधन नहीं है अपितु परमानंद की प्राप्ति का साधन है। भारतीय परंपरा में, पाश्चात्य परंपरा में कला और साहित्य चाहे जो हो, लेकिन भारतीय परंपरा में यह परम आनंद की प्राप्ति का साधन है। आज दोस्तों याद कीजिए, घर घर में लोग रामचरितमानस, कुरान भी अगर देखें, बाइबल हम देखें, रामायण देखें, गीता देखें, ये सब के सब क्या है? साहित्य है सर। और इस तरह से हम घर में उन्हें पढ़ करके आनंद प्राप्त करते हैं। हम परमानंद यानी परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। आप जब सबसे अधिक दुखी होते हैं तो अपने मनपसंद के गीत का मुखड़ा कोई गुनगुनाते हैं और आप उसी द्वारा आनंदित होने लगते हैं। जब आप किसी भी दुख में, गम में, प्रतिरोध में होते हैं तो उसी के अनुकूल आप किसी काव्य पंक्तियों को, गीत के मुखड़े को गुनगुनाना शुरू करते हैं, वैसी पेंटिंग्स को आप देखना शुरू कर देते हैं और आप आनंदित होने लगते हैं। अपने उस गम, उस दुख से उबरने की कोशिश उसके माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से परमानंद की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है। इस प्रकार साहित्य एवं कला के सौंदर्य का ध्येय चित्त वृत्तियों को उन्नत करना है। इस प्रकार से साहित्य और कला का जो ध्येय है वह चित्त की वृत्तियों जो हैं, जो हृदय की जो प्रवृत्तियां हैं, उनको उन्नत करना है और न कि पाप वृत्तियों को जागृत करना। अगर हम साहित्य और कला को देखकर हमारे अंदर अगर पाप वृत्तियां अगर उत्पन्न हो रही हैं तो दोस्तों वह साहित्य और कला नहीं है, वह विध्वंस की शक्ति है। साहित्य की शक्ति क्या करती है? चित्त के वृत्तियों को उन्नत करती हैं, ऊर्ध्वगामी बनाती हैं, आपको सृजन के लिए प्रेरित करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं, सत्यम और सुंदरम शिवम की भावना से आपको प्रेरित करती हैं, आह्लादित करती हैं। आगे अतएव किसी भी साहित्यकार एवं कलाकार का आदर्श अत्यंत उन्नत होता है। यही कारण है कि कोई भी साहित्यकार और कलाकार का जो आदर्श होता है वह उन्नत होता है, जो सुकुमारता को गंभीरता के साथ, रमणीयता को संयम के साथ, अध्यात्म को सौंदर्य के साथ तथा यथार्थ को आदर्श के साथ समन्वय करते हुए समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। साहित्यकार और कलाकार क्या करता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, सुकुमारता को गंभीरता के साथ वह सृजित करता है। अगर कोई चीज बहुत कोमल है, नाजुक है, लेकिन उसमें वह गंभीरता डाल देता है कि आप उस कोमलता में बहक न जाए। तो दोस्तों उसमें गंभीरता के द्वारा आप में गंभीरता प्रत्यारोपित, आप रामचरितमानस के किसी भी, सीता के स्वयंवर के सौंदर्य को ही देखिए। जब राम और सीता जब वाटिका में मिलते हैं वहां उन्हें देखिए, सौंदर्य का वर्णन किया गया है, लेकिन उस सौंदर्य में आप खो नहीं जाते हैं। उस सौंदर्य की गंभीरता में आप, गंभीरता द्वारा आप
जो होते हैं प्रभावित होते हैं और प्रफुल्लित हो जाते हैं, उस सौंदर्य द्वारा वाह कह उठते हैं। और इस तरह से रमणीयता के साथ संयम का समन्वय साहित्य में मिलता है। रमणीयता है तो वहां संयम भी है। आगे अध्यात्म को सौंदर्य के साथ जोड़ दिया जाता है। अध्यात्म अगर केवल रहेगा तो फिर वो दर्शन हो जाएगा, इसलिए उसे सौंदर्य के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि आप उससे आनंद प्राप्त कर सकें। और यथार्थ को आदर्श के साथ समन्वित करते हुए समाज के सम्मुख वह कला और साहित्य का सृजन करता है, प्रस्तुत करता है। रामचरितमानस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों आगे मैंने प्रमाणित करते हुए अपनी बात को प्रमाणित किया है कि रामचरित जो मानस है मेरे संपूर्ण कथन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कला और साहित्य के क्षेत्र में तुलसीदास ने लिखा है कि रति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। अर्थात इसका अर्थ हुआ कीर्ति, यानी कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि ऐसी होनी चाहिए। भनीति यानी साहित्य यानी कविता को ऐसी होनी चाहिए, कला को ऐसी होनी चाहिए। भूति यानी आपकी संपत्ति संपदा को ऐसी होनी चाहिए। भली भूति भली सोई, इन सब को ऐसे उत्तम होना चाहिए। सुर सरिसम सबका हित होई, भली मने उत्तम, सोई मने होना चाहिए। जैसे सुर सरी मने गंगा और सम के समान सबका हित करने वाली हो। अर्थात सीधा सा इसका अर्थ है कि किसी की प्रसिद्धि, किसी की कविता या साहित्य या कला, किसी की संपत्ति वही उत्तम है, भली सोई वही उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। दोस्तों हिटलर भी प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि किसी का हित करने वाली थी? जी नहीं, उसकी प्रसिद्धि किसी के संहार की तरफ थी और विध्वंस के साथ थी। तो इस तरह से दोस्तों उसकी प्रसिद्धि न होकर ख्याति न होकर कुख्याति के रूप में है। तो दोस्तों किसी की प्रसिद्धि का नाजायज फायदा उठाकर किसी का अहित नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई परिचित विधायक हो और आप किसी उसके प्रसिद्धि और उसके पद को आप लेकर के किसी पर अन्याय कर रहे हो, किसी को धमका डरा रहे हो। यह क्या है? यह उस कीर्ति का दुरुपयोग है। कविता है आपको अन्याय के लिए प्रेरित करे तो दोस्तों वह कविता फिर कविता नहीं, वह साहित्य, वह कला नहीं है। किसी की संपत्ति है और किसी का उस संपत्ति के द्वारा किसी का अहित किया जा रहा है तो फिर वह संपत्ति भी उत्तम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इन सबको कैसा होना चाहिए? यह गंगा के समान सबको हित प्रदान करने वाली हो, हित देने वाली हो, ऐसा इन्हें होना चाहिए, सबका कल्याण करने वाला होना चाहिए। और इस तरह से दोस्तों साहित्य और कला सर्व कल्याण के लिए होना चाहिए, सर्व कल्याण का माध्यम बननी चाहिए। आगे दोस्तों साहित्य और कला का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अब साहित्य और कला को जीवन से जोड़ा गया है तो साहित्य और कला का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इसके माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है तो कभी संघर्ष से मुक्ति पाई जाती है। साहित्य और कला के माध्यम से संघर्ष भी किया जाता है तो संघर्ष से मुक्ति भी पाई जाती है। ये दोनों बातें आप सोच रहे होंगे कैसे संभव है। तो दोस्तों पहली उस पंक्ति को याद कीजिए, नागार्जुन वाली उस पंक्ति को, मैंने इसीलिए उसका चयन किया है। दोस्तों संघर्ष भी है कि संघर्ष के लिए हम प्रेरित हों। कोयल की आवाज क्या हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रही है कि संघर्ष के लिए हम प्रेरित हों। ये सत्ता की जो बंदूक है हमारा बाल बाका नहीं कर सकती है, तुम संघर्ष के लिए उद्धत हो जाओ। और संघर्ष से मुक्ति की राह भी दिखाती है कि संघर्ष करो और मुक्त हो जाओ। जब आप अत्यधिक दुख में होते हैं, मैंने कहा है कि आप गीत गजल कोई भी मुखड़ा गुनगुनाते हैं, क्या है? संघर्ष से मुक्ति की राह ही आप तलाशते हैं। अत्यधिक दुखी हुए होते हैं तो रामचरितमानस उठाकर पढ़ने लगते हैं, गीता पढ़ने लगते हैं, कुरान बाइबिल उठाकर पढ़ने लगते हैं। ये क्या है? संघर्ष से मुक्ति का द्वार है। और इस तरह से जो साहित्य और कला है ये संघर्ष करना तो सिखाता ही है, संघर्ष से मुक्ति की राह भी दिखाता है। आगे हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय ने जीवन में कला के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा है। हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान है बाबू गुलाब राय, नर से नारायण उनका निबंध भी है जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में शायद सिलेबस में लगा हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। उनका एक कथन है, स्टेटमेंट है कला और जीवन के संबंध में, कला का उदय जीवन से है। वे कह रहे हैं बाबू गुलाब राय कि जो कला की उत्पत्ति होती है, कला की उत्पत्ति जीवन से होती है।
कहा भी गया है कला कला के लिए, कला जीवन के लिए। तो कला कला के लिए है, कला जीवन के लिए हमेशा एक विवाद का विषय रहा है, लेकिन कला कला के लिए भी है और कला जीवन के लिए भी है दोस्तों। तो इस तरह से कला का उदय जीवन से है। उसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं वरन उसे दिशा देना भी है। कला और का उद्देश्य जीवन का व्याख्या करना नहीं है, जीवन को दिशा देना भी है कि जीवन किस रास्ते पर चले, किस डगर पर चले। वह जीवन में जीवन डालती है। जब हम जीवन से ऊब जाते हैं, जब निराश हो जाते हैं, तो कला के शरण में जाते हैं और वह जब हमारी निराशा हमारे जीवन में एक नए जीवन का संचार करती है कोयल की आवाज बनकर। दोस्तों, आज के समय में आप जब भी उदास होते हैं, केवल मनोरंजन को हटा दिया जाए, कला को जीवन से निकाल दिया जाए, आत्महत्या की प्रवृत्ति इस दुनिया में बढ़ जाएगी। व्यक्ति जो आत्महत्या लगभग 33% लोग आत्महत्या कर लेंगे बहुत कम दिनों के अंतराल में, अगर कला को जीवन से निकाल दिया जाए। कारण क्या है कि जीवन ऐसे ही नीरस बना हुआ है। जब भी हम दुखी होते हैं तो कला की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान भी किनकी देन है? साहित्य की देन है। रामचरितमानस अगर नहीं होता तो हम राम इतने लोकप्रिय नहीं होते। कुरान नहीं होता तो अल्लाह को हम इतने दुनिया इस रूप में नहीं देखती। बाइबल नहीं होता तो ईसा मसीह को इस रूप में नहीं देखती। तो दोस्तों, ईश्वर के उस रूप का साक्षात्कार हमें कौन करा रहा है? वह साहित्य करा रहा है, जिसे हम धर्म ग्रंथ के रूप में पूजते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह जीवन में जीवन डालती है। वहां जाकर हम जीवन की तलाश करते हैं। वह स्वयं साधन न बनकर एक बेहतर उद्देश्य की साधिका होकर अपने को सार्थक बनाती है। कला स्वयं साधन नहीं होती है, वह एक बेहतर उद्देश्य की साधिका स्वयं बन जाती है और अपने आप को सार्थक कर देती है। वह जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। जो कला होती है जीवन को जीने योग्य बना देती है और जीवन के स्तर को ऊंचा उठाती है, हमारे विचारों को उन्नत करती है। वह जीवन में नए आदर्शों की स्थापना कर उसका प्रचार करती है। वह जीवन में नए आदर्श की स्थापना करती है और उसका प्रचार करती है। रामचरितमानस में आप देखे होंगे कि एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसे होने चाहिए, एक पुत्र कैसा होने चाहिए, एक राजा कैसी होनी चाहिए, इसकी कल्पना की गई है। और उस आदर्श का वह साहित्य प्रचार और कला प्रचार भी करती है। हमारे जीवन की समस्याओं पर नया प्रकाश डालती है। हमारे जीवन की जो समस्याएं होती हैं उन पर कला जो होती है प्रकाश डालने का कार्य करती है। वही साहित्य पर प्रकाश डालती हुई राय देवी प्रसाद पुरी ने लिखा है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य के संबंध में इन्होंने लिखा है कि साहित्य हमारे किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि सूर्य, अर्थात सूर्य नहीं होते हैं वहां अंधकार छा जाता है और जहां साहित्य नहीं होता है वह देश मुर्दा के समान हो जाता है। उसकी चेतना मर जाती है उस देश की साहित्य के अभाव में। आगे दोस्तों आप देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि साहित्य एवं कला केवल उल्लास, हर्ष और आनंद को प्रकट करने के माध्यम ही नहीं है, अपितु समाज को परिवर्तन करने की ओर उन्मुख करते हुए उसमें नवीन चेतना को जागृत करने के भी माध्यम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य और कला उल्लास, हर्ष, आनंद, खुशी और इनको प्रकट करने के ही माध्यम नहीं है, अपितु समाज में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन की ओर उन्मुख करते हुए नवीन चेतना को जागृत करने के भी माध्यम है। आगे दोस्तों, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन का आप लोग नाम सुने होंगे, उन्होंने एक कथन कहा था कि यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। अगर मानव जाति को अगर इस संसार में अगर जीवित रखना है, कि मानव जाति जीवित रहे, तो हमें बिल्कुल एक नई सोच की आवश्यकता होगी। क्योंकि जो सोच हमारी पुरानी और कुंद जो पड़ चुकी है, उस सोच से मानव जीवन अब जीवित नहीं रह सकता है। हमें बिल्कुल एक नई सोच की जरूरत है और यह नई सोच हमें कला और साहित्य देती है दोस्तों। और यही कारण है कि मानव जाति को यदि जीवित रखना है, अछूते बनाए रखना है, तो दोस्तों हमें कला और साहित्य को हमें बचाए रखना होगा। और कारण क्या है कि इसमें सृजन की शक्ति है। आगे कई बार तो ऐसा हुआ है कि साहित्य एवं कला को अपनी सोच, रचनाशीलता एवं प्रयोग धर्मिता के कारण मानव जाति को एक नई राह दिखाई। दोस्तों अगले वाक्य में इसकी विरोध के बारे में दर्शाया गया है कि साहित्य और कला का विरोध भी हुआ है, समस्याएं हैं उनके बारे में प्रकाश डाला गया है।
एक छोटे से अनुच्छेद के द्वारा। कई बार ऐसा हुआ है कि साहित्य एवं कला ने अपनी सोच, दोस्तों कौन सोच, यही बिल्कुल नई सोच जो आइंस्टीन कह रहे हैं, इस बिल्कुल नई सोच, अपनी रचनाशीलता और प्रयोग धर्मिता, रचनाशीलता यानी सृजन करने की शक्ति और प्रयोग धर्मिता यानी नए नए अनुसंधान जो साहित्य में होते हैं, कला के क्षेत्र में होते हैं, इसके कारण मानव जाति को एक नई राह दिखाया है साहित्य और कला ने। किंतु आलोचना की प्रवृत्तियों ने इसका जमकर विरोध किया है। किंतु आलोचना की जो प्रवृत्तियां रही हैं, जब भी एक नई सोच पैदा होती है साहित्य और कला के क्षेत्र में, जब भी नई रचनाशीलता जन्म लेती है, नई प्रयोग धर्मिता आगे बढ़ती है, तो दोस्तों इसकी आलोचना की जाती है। याद कीजिए, जब नई कविता मुक्त छंद जब कविता लिख रहे थे निराला, तो निराला को मृत प्राय घोषित कर दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन आज जानते हैं कि साहित्य सबसे अधिक मुक्त छंद में ही लिखा जा रहा है। तो दोस्तों उनका विरोध किया गया और फिर उसे मान्यता भी दी गई, क्योंकि वो अपने रास्ते पर सही थे। आगे दोस्तों इसका विरोध भी किया गया। कई बार तो यहां तक कह दिया जाता है कि इससे समाज में अनैतिकता, अश्लीलता और बुरी प्रवृत्तियों को बल मिलता है। साहित्य में अनैतिकता फैलाया जा रहा है, अश्लीलता फैलाई जा रही कला के द्वारा, बुरी प्रवृत्तियों को बल मिल रहा है। आप आज के डेट में याद कीजिए, जब भी अच्छी कोई फिल्म आती है, सिनेमा आता है, उसका विरोध किया जाता है उस मूवी का। आज कश्मीर फाइल्स मूवी चल रही है, इसके पक्ष और विपक्ष देश में ही देखिए तो दो धड़े सामने आमने सामने हैं। एक कह रही है इससे सांप्रदायिकता फैल रहा है, तो दूसरी कह रही है कि अपने इतिहास को चित्रित कर रहा है। दोस्तों आप स्वयं निर्णय कीजिए कि वह क्या है। तो दोस्तों साहित्य और कला जब भी किसी रूप में अपने आप को नए क्लेवर में ढालने की कोशिश करता है, तो आलोचनात्मक जो प्रवृत्तियां होती हैं वो मुखर हो जाती हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में आवाजें उठने लगती हैं। लेकिन इससे कला और साहित्य को डरनी नहीं चाहिए, रचा जाना चाहिए सृजन के लिए। दोस्तों इसी मानसिकता के चलते कभी महान साहित्यकार तुलसीदास तो कभी महान चित्रकार राजा रवि वर्मा को विरोध झेलना पड़ा। आगे अपने तर्क को पुष्ट करते हुए हमने प्रमाण दिया है कि इस विरोध के कारण तुलसीदास का विरोध किया गया जब रामचरितमानस वो रच रहे थे, रामचरितमानस का सृजन जब वो कर रहे थे। याद कीजिए कि काशी के पंडितों ने उनके रामचरितमानस की चोरी करने की कोशिश की, उसे जला देने की कोशिश की, तुलसीदास को मारने की कोशिश की रामचरितमानस लिखने के कारण। और आज देखिए वही ब्राह्मण, वही पंडित, वही काशी रामचरितमानस को पूजता है। दोस्तों तो एक समय था कि उस प्रयोग धर्मिता के कारण उनका विरोध किया गया, आलोचना की गई। राजा रवि वर्मा को याद कीजिए, जब इन्होंने देवी देवताओं की जब चित्र बनाना शुरू किए, तो वही ब्राह्मणों ने इनका जमकर विरोध किया कि जो भगवान मंदिर में हैं वो बाहर कैसे आ गए, या दलित वंचित और शोषितों के पास भगवान पहुंच गए कैसे गए उनके घरों में। न आपको विश्वास हो तो उनके जीवनी पर आधारित उनके बायोग्राफी पर दोस्तों रंग रसिया फिल्म आई थी, उसे आप देख सकते हैं कि उनका कितना विरोध किया गया था। और आज देखिए वह भगवान और वह उनकी कलाकृतियां संपूर्ण देश में व्याप्त हैं, हर जगह फोटो व्याप्त हैं। आप चित्र में देख सकते हैं देवी देवताओं को। इसका श्रेय जाता है राजा रवि वर्मा को, लेकिन उनके लिए उसका क्या झेलना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी, उनके प्रेस को आग लगा दिया गया। तो दोस्तों जब भी साहित्य और कला के क्षेत्र में ऐसे नए प्रयोग होते हैं, नई सोच जन्म लेती है, उसका विरोध होता है, लेकिन अंततः विरोध ही होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो चीजें सही होती हैं, सृजन की जो शक्तियां होती हैं, विध्वंस की शक्तियां उसे कभी दबा नहीं पाती हैं। दुर्भाग्य से यह विरोध आज भी कभी साजिशन तो कभी आदतन अनवरत जारी है। यह दो रूपों में किया जाता है, कभी साजिश के तहत तो कभी आदत रूप में। कितने लोगों की आदत होती है विरोध करने की, कि विरोध करके ही हम रहेंगे। तो दोस्तों कुछ लोग साजिश के द्वारा विरोध करते हैं, तो कुछ लोग अपने आदत के वशीभूत होकर इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनका कार्य ही है विरोध के लिए विरोध करना। आगे दोस्तों अंतिम पैराग्राफ है और उपसंहार है। यहां पर आप देख रहे हैं संसार के सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। अब सबको संतुलित करके अब अंत में निष्कर्ष दिया गया है और दिखाया गया है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनमें जो मनुष्य है, जो मानव है, वह श्रेष्ठ है। बुद्धि और विवेक रूपी दो ऐसी नैसर्गिक शक्तियां उसके पास हैं जिसके आधार पर वह अन्य जीवों से ऊपर उठ पाया है। कारण सर्वश्रेष्ठता का क्या है कि बुद्धि और विवेक है व्यक्ति के पास। दोस्तों बुद्धि जहां, ध्यान रखिएगा,
सृजनात्मक हो सकती है और विध्वंसात्मक हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। बुद्धि का प्रयोग सृजन के लिए भी हो सकता है और बुद्धि का प्रयोग विध्वंस के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, एक बुद्धि सृजन को भी जन्म दे सकती है और दूसरी बुद्धि विध्वंस को भी जन्म दे सकती है, लेकिन विवेक विध्वंस की शक्तियों के विरुद्ध सृजन की शक्तियों के पक्ष में आकर खड़ा होता है दोस्तों, और यही विवेक मनुष्य को मनुष्य बनाता है। बुद्धि तो शैतान के पास भी होती है, लेकिन विवेक नहीं होता है। विवेक केवल मनुष्य के पास होता है। तो दोस्तों, यह बुद्धि और विवेक दो ऐसी शक्तियां हैं, नैसर्गिक शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो मनुष्य को अन्य जीवों से ऊपर उठा देती हैं। तो दोस्तों, जो साहित्य और कला है वह विवेक की शक्ति है। वह हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, सबका कल्याण कैसे और किस तरह से कर सकते हैं। आगे, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और प्रजनन क्षमता लगभग सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है। अगले कथन में कहा जाता है कि आत्मरक्षा प्रत्येक जीव और प्रजनन की क्षमता प्रत्येक जीव में समान रूप से लगभग होती है। आप किसी जानवर को मारने जाइए, वह भी आत्मरक्षा कर लेता है। वह पहले भागता है, अंततः आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। कारण क्या है कि आत्मरक्षा करने की क्षमता है उसमें। प्रजनन क्षमता, वह प्रजनन के द्वारा अपने वंश की वृद्धि कर लेता है। यह जो नैसर्गिक शक्ति है आत्मरक्षा और प्रजनन की, यह लगभग सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है और इनसे संतुष्ट भी हो जाते हैं। बाकी जो जीव होते हैं इन दोनों कारणों से वो संतुष्ट भी हो जाते हैं, इससे आगे उनको सोचने की जरूरत नहीं है। किंतु मनुष्य केवल इससे ही संतुष्ट होकर नहीं रह जाता, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आत्मरक्षा और प्रजनन क्षमता से ही संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा सृजित करता है, आगे बढ़ता है। संभवतः यही विचार साहित्य एवं कला का मूल है, और जो ये विचार है यही साहित्य और कला का मूल है। और इस तरह से जो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में सृजन में सन्निहित है, और इस तरह से ये जो विचार है बुद्धि और विवेक के सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में सृजन में सन्निहित हैं। तो इस तरह से दोस्तों, मानव की प्रकृति के साथ साथ बुद्धि और विवेक से जोड़ते हुए सत्यम और सुंदरम तक पहुंचकर सृजन पर मैंने अपने इस जो निबंध है इसका मैंने उपसंहार किया है, और उपसंहार के अंत में मैंने एक कोटेशन दिया है, सृजन में सन्निहित है। और सत्यम शिवम सुंदरम याद कीजिए, भूमिका के जस्ट बाद आया हुआ था और यहाँ लास्ट में भी आया हुआ है, यानी एक कसाव उत्पन्न किया गया है उन शब्दों सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा इस निबंध में। और अंत है, सृजन में सन्निहित है, औरों को हंसते देख मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। और इस तरह से दोस्तों, साहित्य और कला का उद्देश्य जो सृजन है, वह सृजन कहाँ आकर खत्म होता है कि औरों को हंसते देखो मनु, कि हे मनु, जयशंकर प्रसाद ने कमायनी में लिखा है कि मनु औरों को हंसते देखो, हंसते देख, हंसो और सुख पाओ, दूसरों को हंसते हुए देखकर तुम भी हंसो और उस हंसी के द्वारा आनंद की प्राप्ति करो। दूसरे कब हंसेंगे? जब उन्हें सुख मिलेगा, और दूसरे के सुख में तुम भी सुखी हो जाओगे। यह कल्पना करती है, और यह कल्पना कब संभव है? जब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तुम अपने सुख को विस्तृत कर लो, यानी तुम दूसरे के सुख को देखकर भी सुखी हो जाओ, यानी अपने सुख का इतना विस्तार कर लो और पूरी दुनिया को तुम सुखी बनाओ। और इस तरह से दोस्तों, इस निबंध का उपसंहार होता है, इस निबंध की समाप्ति होती है। और इस तरह से आज का जो अपना जो शीर्षक था दोस्तों, कला और साहित्य का उद्देश्य सृजन है, समाप्त होता है। और इसी के साथ यह क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अगर कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का, आपके सुझाव का स्वागत है। और अंत में मैं आपको बता दूं दोस्तों, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी द्वारा आप देख सकते हैं, परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर ये सारी कक्षाएं एक साथ उपलब्ध हैं, और वहाँ PDF फॉर्म में भी आपको ये सारे निबंध उपलब्ध हो जाएंगे। और इसकी कीमत मात्र 99 रुपये रखी गई है, तो आप इसमें शामिल हो और एक PDF फॉर्म में आप अपलोड करें, अनवरत अभ्यास करें। कोई सजेशन या कोई आपके विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में एंड्रॉयड ऐप पर भी आकर हमें दे सकते हैं। आपके सुझाव, आपके विचारों, आपके सवालों का यहाँ पर सादर
आमंत्रण है। और इसी के साथ आपको यह क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।